गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे। आगे देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति के बाद भारत के वायसराय के बारे में देखे थे, और उसके बाद आज जो है हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। आईएनसी की स्थापना के बारे में देखेंगे। आईएनसी को देखने से पहले हम कुछ बात को ध्यान में करेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ गया, क्या परिस्थितियां हुई जो कि भारत में एक संगठन, पूरे भारतीय को लेकर के संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उन कारणों में कुछ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति से पहले भी पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय संगठन की स्थापना हो चुकी थी, और जिसका मांगे जो था अलग अलग मांगे रखी हुई थी अंग्रेजों से। और 1857 की क्रांति जो एक काफी विकराल या विद्रोह काफी दिनों तक चला, तो इसके बाद भी लगातार जो छोटे मोटे विद्रोह होते रहे, और छोटे मोटे विद्रोह होने के कारण एक ऐसी परिस्थितियां अंग्रेजों के सामने में उत्पन्न हो गई थी कि इस विद्रोह को कैसे रोका जाए, क्या करें कि यह विद्रोह रुके। एक तरफ तो ये परिस्थितियां थी, दूसरे तरफ हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद जो भी वायसराय बने थे, उनकी जो भी नीतियां और जो भी एक्ट आया, जिस एक्ट का काफी भारतीय लोग, भारतीय में भी पढ़ेंगे हम दो प्रकार पढ़ेंगे कि एक जो शिक्षित वर्ग के लोग थे जिन्होंने काफी इसका विरोध किया, जिसको उदारवादी हम लोग बोलते हैं। उदारवादी में हम लोग देखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इन सबों को। तो ये क्या परिस्थितियां थी, तो परिस्थितियों में जब देखेंगे तो एक तो देखते हैं कि कुछ पहले वाले संघ जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है और आने की संभावना भी है। और यही सब कारण जो है कि एक संगठन, भारत में एक संगठन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होगा, और वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर आएगी और अंतिम रूप से आजादी तक लड़ाई लड़ेगी। तो एक जो हम ध्यान देंगे इसमें देखेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसकी स्थापना जो है द्वारका नाथ टैगोर 1838 ईस्वी में किए थे। इसका सबका अलग अलग कार्य था, सबका कार्य एक ही था, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारणों से अंग्रेजों का विरोध करना। उसके बाद दूसरा जब देखेंगे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना विलियम एडम्स ने किया था 1839 ईस्वी में, और इसका भी मुख्यालय कलकत्ता और इसका भी मुख्यालय कलकत्ता। और बाद में देखेंगे कि दोनों को मिला करके, यह दोनों को एक करके एक नई पार्टी बनी थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर 1851 ईस्वी में किए थे। और इसके बाद जो हम देखेंगे एक पार्टी इंडियन एसोसिएशन, जो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में किए थे। और इसमें जब देखते हैं कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो देवेंद्र नाथ टैगोर 1851 में किए थे, यह जो था नमक कर को अलग करने के लिए, वेतन के बारे में, न्याय के मामले में काफी अंग्रेजों का विरोध करते थे कि भारतीयों का भी वेतन को बढ़ाया जाए, इनको उच्च पदों पर आसीन किया जाए, नमक कर को हटाया जाए। ये सब कारण ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी काफी विरोध किया गया था, और इसका भी मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में था। उसके बाद देखते हैं इंडियन एसोसिएशन, जो आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें क्या हुआ था कि जब हम पढ़े थे कि 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के बारे में, और लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़े थे, तो उसमें एक देखे थे कि भारतीय सिविल सेवा, चलिए भारतीय सिविल सेवा जो 1855 से ही हम देखते आए हैं, और भारतीय सिविल सेवा जो है 1861 एक्ट से शुरुआत किया गया था। और 1830 एग्जाम जो था यह ब्रिटेन में लिया जा रहा था, और जब इस परीक्षाएं की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत के दिनों में ही देखे थे 1863 में ही हम देखे थे वहां पे कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे
कि सबसे पहले कौन भारतीय जो थे सिविल सेवा परीक्षा पास किए थे। तो भारतीय सिविल सेवा 1864 में ही देखेंगे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, यह रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे जो कि 1863 में ही परीक्षा को पास किए थे। 1864 में ट्रेनिंग करके वो भारत लौट आए थे और इसके भारतीय प्रशासनिक सेवा में सर्विस किए थे। उसके बाद देखेंगे तो लगातार भारतीय जो है ब्रिटेन जाकर के परीक्षा पास करने लगे। और उसके बाद क्या लॉर्ड लिटन क्या किया कि इसमें जो है एक दोहरी नीति कर दी, जो पहले उम्र 19 वर्ष जो 21 वर्ष किया हुआ था अधिकतम उम्र अधिकतम, इसको फिर वह कम करके क्या कर दिया 19 वर्ष। इसका एक योजना था कि ताकि भारतीय लोग कम से कम इस परीक्षाएं में सफल हो, तो 21 से कितना कर दिया 19 वर्ष, जिसका जो है यह इंडियन एसोसिएशन जो यह कमेटी थी यह पार्टी काफी विरोध किया था इसका। और विरोध करने के बाद इतना विरोध हुआ था कि फिर जब हम आगे देखेंगे कि लिटन के बाद रिपन को जब पढ़ते हैं 1880 से 84 में, तो रिपन क्या किया था इसको फिर से 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। और उस समय एक और बना दिया था कि दोनों परीक्षाएं जो 2 बार लिया जा रहा था, जब भारतीय लोग विरोध किए कि नहीं इसकी परीक्षा जो एक ही समय में भारत में और वहां भी होना चाहिए ब्रिटेन में, तो आगे पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी भी इसका काफी विरोध किए थे कि एक साथ परीक्षा लेने के लिए दोनों को सिलेबस को अलग कर दिया गया था। भारत में जो पढ़ने की जो देखेंगे शिक्षा की व्यवस्था थी वो अलग प्रकार की थी और ब्रिटेन में अलग प्रकार, इसका भी काफी विरोध किया गया। और देखेंगे रिपन के समय में ही देखे थे एक विलियम हंटर की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि एक हंटर आयोग का स्थापना, हंटर आयोग, इसका संबंध किससे था शिक्षा में सुधार से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों का काफी विरोध होने लगा था, अलग अलग छोटे छोटे संघ मिलकर के अंग्रेजों का काफी विरोध कर रहे थे। और इसी कारण है जो कि अंग्रेजों का भी यह इच्छा था कि किसी प्रकार से पूरे भारतीय जो है एक साथ एक मंच पर आए, एक सूत्री बंधन में बांध करके उनकी मांगों को एक जगह रखा जाए, यह मंशा था अंग्रेजों को। और इसी में हम देखेंगे कि एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी ने जो रिटायर किए थे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी से, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में हम एओ ह्यूम लिखते हैं। तो इनके बारे में जब देखते हैं तो यह जो है इनके कार्यकाल जो देखते हैं, यह सबसे पहले इनके कुछ जीवनी के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म जो है 1829 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था 1829 ईस्वी में। और 1829 ईस्वी जन्म के बाद पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत में आकर के वो कहां बस गए थे शिमला में। और यह स्कॉटलैंड के निवासी थे और सभी दिन शिमला में रह जाने के कारण इनको शिमला का संत भी कहा जाता था, शिमला का संत। और 1879 ईस्वी में यह क्या हुए थे सेवानिवृत्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा से। सेवानिवृत्त होने के बाद देखेंगे कि 1880 ईस्वी में यह जो है थियोसोफिकल सोसाइटी का मेंबर बने। कब बने थे मेंबर 1880 ईस्वी में। और थोड़ा इसको भी हम जान लेते हैं कि यह क्या था। तो यह जो है यह न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना कहां हुई थी
न्यूयॉर्क 1875 ईस्वी में कौन किया था? मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल ओल्कर। इसको भी ध्यान रखेंगे कि 1880 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर बने थे कौन? एओयू। और यह थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। संस्थापक इसके कौन थे? तो संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल ओल्कर। और इसकी जब बात करेंगे कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो था यह था मद्रास में बनाया गया। इसी में पढ़ेंगे हम कि 1888 ईस्वी में इसी का सदस्य बना है कौन? सोसाइटी का 1888 में एनी बेसेंट। और इनको देखेंगे 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट इसका अध्यक्ष भी बनेगी। तो यह देख रहे हैं 1880 में क्या हुआ है कि 1880 ईस्वी में एओयू जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर बने। और मेंबर बनने के बाद जब यह हम देखते हैं कि 1883 ईस्वी में से ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक लेटर भी लिखे थे कि युवाओं को एकत्रित करने के लिए, धर्म जाति संप्रदाय को छोड़कर एकता के बंधन में बंधने के लिए इन्होंने लेटर भी लिखा था। और 1884 में जब बात करेंगे तो पढ़ेंगे इन्होंने एक पार्टी भारतीय जो है राष्ट्रीय संघ 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया था? एओयू ने। कब? 1884 ईस्वी में इन्होंने एक संघ बनाया था और उसमें सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और यही संघ बनाने के बाद भारतीय लोगों जो शिक्षित वर्ग के लोग सबसे मिलने के बाद सबको लगा कि नहीं ये जरूरत है। और भारतीयों को भी लगने लगा था कि नहीं, अंग्रेजों को आगे रखकर ही एक संघ बनाया जाए जिसमें पूरे भारत के लोग हों, ताकि उनके माध्यम से हमारी बात को माना जाएगा, उनकी बात को अंग्रेज मानेगा। उनको भी, भारतीय को भी उस समय आवश्यकता लग रहा था, अंग्रेज को यह चाह ही रहा था कि किसी न किसी प्रकार से एक जो है संघ बने, कमेटी बने और उनके माध्यम से अपनी बात को हम तक पहुंचाए। और फिर दोबारा 1857 की क्रांति जैसा विकराल कोई भी विद्रोह आगे जन्म न ले, इस प्रकार। और जब 1884 में डफरिन का कार्यकाल हम देखेंगे कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1884 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। 84 में समाप्त होने के बाद लॉर्ड रिपन के समय में देखे थे कि प्रेस का मुक्तिदाता भी उन्हें बोला गया था। तो 1885 ईस्वी में तब जाकर के यहाँ जो है भारत का वायसराय बनकर आएगा कौन? लॉर्ड डफरिन। और डफरिन के समय में ही देखेंगे कि यह भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसकी स्थापना कौन? एओयू किए थे। और उसी पर जो है इसी संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाएगा। और यह किनके बातों पर हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जो इसका नाम जो चेंज किया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन जो था इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, कांग्रेस का अर्थ होता है समूह, संघ, लोगों का एक संघ। तो इसका नाम कौन बदल दिए थे? और इसके बाद हम एक और देखते हैं कि एलन ऑक्टेवियन, इनका मृत्यु देखते हैं कि मृत्यु 1912 में हुआ था। एओयू का मृत्यु 1912 में हुआ था। और मृत्यु होने के बाद इनको जो है भारत का क्या बोला गया था? कांग्रेस का पिता। इनको कांग्रेस का पिता बोला गया था। किनको? एओयू को। इनकी मृत्यु कब हुई है?
1912 ईस्वी में, और मृत्यु होने के बाद इनको कांग्रेस का पिता बोला गया। और इसके बाद हम देखेंगे फिर आगे कि इनके कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी, तो यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव बेस एक क्वेश्चन को देखेंगे कि जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं एओ ह्यूम के काफी प्रयास से। तो बंबई में यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि बंबई के ग्वालिया टैंक, अब यहां से ध्यान में रखेंगे कहां, बंबई ग्वालिया टैंक मैदान में, यहां पे एक कॉलेज का नाम है गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कहीं पे विद्यालय भी मिलेगा, कहीं पे कॉलेज। इसी में इसकी प्रथम बैठक हुई थी, और बैठक में एओ ह्यूम के द्वारा जो है पूरे भारत से इसमें 72 सदस्य भाग लिए थे। कितना सदस्य? 72 सदस्य। इसमें भी देखेंगे कि लगभग इसमें से जो है 38 जो है वह बंबई से ही रहते हैं, और शेष में देखेंगे जैसे 3 कलकत्ता, 3 पंजाब, इस प्रकार और जगह से काफी कम। तो जब इसकी बैठक होती है तो बैठक होने के बाद वहां पर एक अध्यक्ष चुना जाता है, और वह अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब यहां से एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि एओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव होते हैं। कौन क्या बने हैं? महासचिव। और यह महासचिव लगभग देखेंगे 1885 से लेकर के 1907 ईस्वी तक इस पद पे रहते हैं एओ ह्यूम, और उनके बाद 1912 में मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु होने के बाद उनको घोषित किया गया है क्या? कांग्रेस का पिता। और इसके बारे में इनकी जीवनी, तो एओ ह्यूम की जीवनी को भी ध्यान में रखेंगे कि एक बार क्वेश्चन पूछा है कि इनकी जीवनी को कौन लिखा है, किनकी जीवनी? एओ ह्यूम की जीवनी को तो वेडरबर्न, नाम याद रखेंगे, वेडरबर्न महोदय, वेडरबर्न महोदय इनकी जीवनी को लिखे हैं। किनकी जीवनी को? एओ ह्यूम की जीवनी को। तो यहां से एक चीज देखेंगे कि यह जो पार्टी एक संगठन तो बनकर तैयार हो गया, तो इसका क्या लक्ष्य था? तो सबसे पहले जब इसमें बोला गया था कि प्रत्येक साल जो है लगभग दिसंबर माह में इसकी बैठक होगी, और प्रत्येक बैठक में, और यह बैठक भी जो है पूरे भारत के अलग अलग जगहों पर होगा, और इसके लिए प्रत्येक साल एक नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। प्रत्येक साल जो है इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ना है इस संघ में, इस पार्टी में जो है आईएनसी में अधिक से, पहला में देखे कितना 72 ही लोग, और यह 72 लोग सभी शिक्षित वर्ग के थे, पढ़े लिखे थे, इसमें अधिकांश वकील थे। और कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर। प्रथम बैठक जो है कहाँ? बंबई में हुआ। कब? 1885 ईस्वी में। तो इसको भी हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगर डेट पूछता है तो 28 दिसंबर 1885। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से यह जो पार्टी तो बनकर तैयार हो गई, और यह धर्मनिरपेक्ष बोला गया। धर्मनिरपेक्ष बोला गया, इसको समझेंगे कि इसके बाद जब देखेंगे कि 1885 में तो बन गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर जब हम आगे बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे इसका बैठक भी होगा, और अलग अलग समुदाय के लोग भी इसके अध्यक्ष बनेंगे। तो इसके बाद सबसे पहला समझे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और नाम के बारे में भी याद रखेंगे कि इसका नाम जो कौन दिए हैं? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अब पहला बैठक संपन्न हुआ,
अब देखते हैं यहां से दूसरा बैठक, तो महासचिव के पद पे कौन रहे थे? एवं यू जीवनी बेडरबर्न ने लिखा था इनकी जीवनी को। प्रथम बैठक तो देख लिए, बम्बई, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखते हैं दूसरा कब होगा? 1886 ईस्वी में। यह जो दूसरा बैठक हुआ है वह किया गया है कलकत्ता में। दूसरा बैठक और शुरू में ही नियम बना था कि अलग अलग जगहों पे बनेगा, अलग जगहों पर किया जाएगा। तो यह जो दूसरा हुआ उसमें बने थे दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भी जो अलग अलग समय में ब्रिटेन में और भारत में जो परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षाएं चल रही थी उसका काफी विरोध किए। इनका भी कहना था कि दोनों जगह पे परीक्षाएं जो है एक साथ लिया जाए और इनको जो है भारत का वयोवृद्ध, भारत का पुरुष कहा जाता है। किनको? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किनको? दादा भाई नौरोजी को। और एक और देखेंगे इनमें, इनका एक पुस्तक के बारे में देखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा है कि यह शुरू से जो है कि धन के निष्कासन के सिद्धांत, धन के निष्कासन पर जो भारत में अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ से धन का उगाही करके यहाँ से ब्रिटेन ले जाते हैं, और यह एक पुस्तक लिखे थे। और पुस्तक लिखने के बाद इनका काफी चर्चित पुस्तक हुआ था। और उसके बाद वहां से आने वाले सामान पर यहाँ के लोगों ने बोला था टैक्स लगाने के लिए काफी इनका जो है, तो धन के निष्कासन के सिद्धांत पर एक पुस्तक का नाम याद रखेंगे, द प्रॉपर्टी। तो इसमें सीधा अगर क्वेश्चन पूछता है धन के निष्कासन का सिद्धांत, पुस्तक किसके बारे में लिखा हुआ है? उस पुस्तक में धन के निष्कासन के बारे में। तो इसमें है प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी धन के निष्कासन पे। तो इस पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे, किनके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। और उसके बाद देखेंगे कि यह जो पार्टी बना था यह सेफ्टी बॉल्व इसलिए बोला गया था कि सभी को एक जगह एकत्रित करके निकास नली, स्वच्छा नली कवच के रूप में इसको बोला गया, जो पूरे भारतीयों को एक करके इनके माध्यम से अंग्रेजों के पास बात को पहुंचाया जाएगा और मांग को रखा जाएगा। और उसके बाद यह सब जो घटना घट रही है वह घट रहा है किसके शासनकाल में? तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे? किस समय? जिस समय 1858 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो उस समय यहाँ के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो थोड़ा डफरिन को भी देखते हैं। लॉर्ड डफरिन इनके शासनकाल में देखेंगे कि दो घटना को देखेंगे। एक तो देखेंगे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, इनके समय में हुआ था। 1885 से 88 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। और दूसरा देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना, और इसमें क्या हुआ था? बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था।
अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें देखेंगे कि कांग्रेस की इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो इस जहां तक हम दो देखें कि दो, और फिर जो यह कांग्रेस की स्थापना हुआ है तो उस समय एक चीज ध्यान देंगे कि इसके लिए भारतीय और ब्रिटेन के अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग वाक्य बोला गया कांग्रेस पार्टी के रूप में। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम तीन, जो आगे चलकर पढ़ेंगे। एक तो गरम दल, एक नरम दल। अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं तो गरम दल में देखेंगे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और यहाँ जो देखते हैं हम नरम दल के बारे में दादा भाई नौरोजी, सुंदरनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब नरम दल के उदारवादी। इसको अलग अलग चरणों में बांटकर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे उग्रवादी, एक उदारवादी। तो ये जो चरण अभी चल रहा है यह चल रहा है उदारवादी। और इसके बाद 1887 में जब देखेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी, यहां तो हो गया बेमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तीसरा जब 1887 की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी। यह क्या था कि प्रथम मुस्लिम, यह बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था। तो बदरुद्दीन तैयब जी। कब बना था? तो 1887 ईस्वी में। और यह हुआ कहां था? तो यह मद्रास में। बैठक कहां हुआ? मद्रास में। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक 1888 ईस्वी में तो देखेंगे वहां पे अंग्रेज जॉर्ज यूले। तो इस प्रकार देखते हैं कि अलग समय में अलग अलग धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्काल में यह जो था धर्मनिरपेक्ष था। और इसके बाद जो हम देखते हैं कि कांग्रेस पर जो अलग अलग वक्तव्य दिए गए हैं उसके बारे में, तो इसमें देखेंगे कि बिपिन चंद्र पाल, इसमें आप याद कर लीजिएगा बुक से, इसमें कि बिपिन चंद्र पाल इसके बारे में, कांग्रेस के बारे में क्या बोला था। तो इनका कहना था कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। याचना करने मतलब क्या होता है? प्रार्थना करने वाला। कौन बोला था? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस संस्था के बारे में, यह एक याचना करने वाली संस्था। याचना मतलब होता है प्रार्थना करने वाली संस्था है। यह सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, इससे कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद फिर गरम दल के एक नेता पढ़ेंगे तिलक। तिलक का कहना था यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे, यदि साल में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। यह भी ध्यान रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन, मेढक की तरह टर्राएंगे साल में एक बार। यह कौन बोला था? तिलक। उसके बाद हम देखते हैं लाला लाजपत राय। इनका कहना था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन जिसके शासन काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बारे में उनका कहना है कि यह जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक फैक्ट्री के रूप में है। मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रीय सत्ता उस समय देखे कि 72 जो है, 72 कौन है? काफी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, इसके लिए। उसके बाद जब देखेंगे कि लॉर्ड डफरिन जो कि अंग्रेज वायसराय उस समय था, वह इस पार्टी के बारे में क्या कहता है कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था है। कांग्रेस जो संभ्रांत लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, बस उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता है, ये सारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और उसके बाद देखेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अंतिम धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो इसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्जन है। और यही में जब आगे बन करके आएगा
लॉर्ड कर्जन जो पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के समय, तो उसमें देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन क्या बोलता है। लॉर्ड कर्जन का कहना है कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, कांग्रेस जो है लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना जो है सहयोग दे सकूं। तो इसका एक बुक से आप इसको देख लीजिएगा एक नज़र कि भारतीय लोग इस पर क्या बोले हैं कांग्रेस के बारे में। और अंग्रेज में दो पढ़ेंगे, एक डफरिन के बारे में, एक कांग्रेस के बारे में, ये डफरिन और एक कर्जन। और इसमें जब भारतीय की बात करेंगे तो मुख्य रूप से याद रखेंगे लाल बाल पाल, ये तीनों के बारे में याद रखेंगे। और लाला लाजपत राय जो है वो एओ ह्यूम के बारे में जो बोले थे, लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये लाला लाजपत राय जिनको पढ़ेंगे कि आगे डंडे के प्रहार से इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका कहना था कि एओ ह्यूम के बारे में कि इतने अच्छे व्यक्तित्व के यह व्यक्ति थे कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। तो इस प्रकार हम देखे हैं कि अभी 1885 में कांग्रेस की स्थापना, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि कब स्थापना हुई, कितने लोग थे, कौन उसके संस्थापक थे, कौन उसके पहले प्रथम बैठक में संस्थापक बने, इनका नाम कौन कांग्रेस रखे थे। इन सब एक एक पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे और एक तरफ इसको भी ध्यान में रखेंगे कि इसकी स्थापना किसने और कब किया था। अब जो है यहाँ से हम कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रत्येक साल इसका सम्मेलन होगा, इसका बैठक होगा और उसी में आगे देखेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस में फूट हो जाता है। और अंग्रेज की जो नीति पहले से चली आ रही है, फूट डालो और शासन करो, क्योंकि अंग्रेज तो इस कारण से इस संस्था का स्थापना करवाया था कि यह कभी एकत्रित हो नहीं सकते हैं, पूरे भारतीय एकजुट हो नहीं सकते हैं। लेकिन जब 1885 से 1905 तक हम देखेंगे तो पूरे भारतीय सभी संप्रदाय धर्म के लोग एकजुट हो चुके हैं। और जब एकजुट हो जाते हैं तो अंग्रेज की फिर दोहरी नीति चलती है वहां पे कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए वह क्या करता है, सुधारना बोल करके बंगाल का विभाजन कर देता है। जबकि हकीकत यह नहीं था, हकीकत था कि भारतीय लोगों को आपस में तोड़ देना, आपस में फूट डाल देना, अलग कर देना और आगे देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। थैंक यू।